हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो इस बार एक नई टाइप की वीडियो हम लोग बना रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियो है और इसमें हम लोग ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सीखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है। बहुत लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बहुत लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, बट जनरली हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। बस प्राइस ऊपर नीचे होता है और हम उसके साथ मतलब अपना जो भी खेल कूद होता है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस बार हम बहुत ज़्यादा इसको एकेडमिक या क्लास टाइप नहीं बनाएंगे। जस्ट फॉर फन ऐसे सीखेंगे, हम आराम से नॉर्मली बातें करेंगे जैसे आम बोलचाल में हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं। लेमन टर्म्स में, बहुत ज़्यादा एकेडमिकली नहीं जाएंगे। अगर आपको एकेडमिक डेफिनेशन देखनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, तो दोनों चीज़ है, बट यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे जनरली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार एकेडमिकली देख लेते हैं भाई लिखा पढ़ा क्या है, ऑप्शंस के बारे में होता क्या है ये, है ना। तो द टर्म ऑप्शंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, इंडाइसेस एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ईटीएफ शॉप जैसे हम लोग ईटीएफ्स खरीदते हैं। तो ये कह रहा है कि द टर्म ऑप्शंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक बात तो यह है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो चीज़ हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि स्टॉक्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं और ईटीएफ्स होते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये बेस्ड होता है किस पे? अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ यानी अंडरलाइंग एसेट्स वगैरह पे बेस्ड होता है, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, इंडाइसेस हो गए। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा ईजी टर्म्स में समझाऊंगा। पहले देखते हैं, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स बायर्स। मैं जल्दी जल्दी इसको निपटा रहा हूँ। ठीक है, एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स द बायर्स द अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे होल्ड। ठीक है, ऑप्शंस क्या करता है? बायर्स को या सेलर्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है सेल या बाय करने की। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस टाइप का वो कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, द अंडरलाइंग एसेट होल्ड, they hold the underlying asset. Unlike futures, the holder is not required to buy and sell asset if they decide against it. तो आगे चल के जो है, होल्डर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल एसेट इफ़ दे डिसाइड अगेंस्ट इट। तो बाद में क्या होता है कि जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि बाद में आप उसको मतलब बाय या सेल करो। तो ऑप्शंस एक काइंड ऑफ विकल्प हो गया। विकल्प यानी कि आपने किसी चीज़ का वादा किया, एक वादा हो गया, उस वादे को आपने लिखित में दे दिया कि भैया मैं ये चीज़ खरीदूंगा, और पर आपके आप ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको फ्यूचर में वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, इसीलिए ये एक एकेडमिक डेफिनेशन है जो कि बताना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाद में इस लिंक को मैं डाल दूंगा, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं। ये सब लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आती और शायद आपको भी नहीं आ रही होगी, तो हम अपनी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे, और ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बट लेट्स ट्राई इट। हाँ, तो देखिए एसेट क्या होता है? एसेट वो होता है जिसको हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइंग एसेट भी कहा जाता है। एक होता है एक होता है एसेट और एक होता है अंडरलाइंग है, एक होता है डेरिवेटिव, सॉरी। डेरिवेटिव, ठीक है। एसेट और डेरिवेटिव दो अलग अलग चीज़ें होती है। एसेट हो गया जो चीज़ डायरेक्ट खरीदी जा सकती है। ठीक है, और डेरिवेटिव होता है जो चीज़ इस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैंगो, थोड़ा सा इसको यूज़ करते हैं, लार्ज एक्सेल करते हैं ना। अब यहाँ पे मैंगो हो गया। मैंगो क्या है? एक एसेट है। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि मैंगो के साथ मैंगो के डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं? तो पहला हो सकता है मैंगो से आप क्या क्या बना सकते हो? अचार बना सकते हैं, अचार हो गया। एंड लेट्स गो सेकंड, आप शेक बना सकते हो,
शेक बना सकते हैं। 3 आप आम पापड़ बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? 4 आप मैंगो से और क्या बनता है? अचार बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, और लेस से आम का आप आम आम पन्ना बना सकते हैं। जूस। ठीक है। तो एक एसेट के, एक मैंगो के यहाँ पे इतने सारे डेरिवेटिव्स जो हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये मैंगो है और इसका ये सारे जो हैं ये डेरिवेटिव हैं। तो आप ये सोचो कि ऐसे सोच के चलिए कि आपके पास आम का बगान है, ठीक है, और एक बंदा है जिसके पास अचार की दुकान है। तो आम के बगान वाले से अचार वाला ये बोलता है कि भाई इस बार आम कितने का है? तो ये कहता है आम उगा रहे हो? तो ये कहता है हाँ भैया उगा रहे हैं, ये किसान है, ठीक है, और इसके आम का बगान है, और ये भाई साहब हैं, इनकी अचार की दुकान है, ठीक है। इसको थोड़ा टोपी पहना देते हैं बढ़िया सा। तो ये भाई साहब इससे बोलते हैं कि भाई साहब आम उगा रहे हो? ये कहता है हाँ बढ़िया भाई, आम तो उगा रहे हैं। तो ये कहता है ठीक है, मेरे को ना अचार बनाना है, अचार बेचना है, तो मैं जो है आपसे आम खरीदना चाहता हूँ। तो ये कहता है भैया आम तो मैंने बो दिए हैं, पर इस बार रेट क्या मिलेगा मार्केट में मुझे नहीं पता। तो ये कहता है अच्छा ऐसा करो 500 रुपये का रेट रख लेते हैं। तो इसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि मैं आपसे 5 किलो जो है मान लो कि 100 kg आम आम खरीदूंगा, कितने के रेट पे? एट द रेट ऑफ रुपीज़ मान लो 50 रुपये के रेट पे, ठीक है। तो इसने 100 kg का कॉन्ट्रैक्ट जो है 50 रुपये के रेट में इस भाई को दे दिया। और ये अचार बेचेगा कितने का? ये अचार बेचेगा मान लो इसने सोचा कि इस बार तो आम मैं सस्ते में ख़रीद लूँगा, और अचार जो है मैं मान लो 100 की बोतल बेच दूँगा। तो इसने जो किया कि लेस से इसने 500 रुपये का 500 रुपये की बोतल जो है इसने अचार की रख दी अपनी, ठीक है। उसका रेट बना देगा ये आगे चल के। अब हुआ क्या, इसने आम उगाया, और आम उगाते उगाते क्या हुआ कि बारिश पड़ गई, उसके आम आम के वो पेड़ टूट गए, या आंधी आई आम का पेड़ टूट गया। और जहाँ इसने 50 रुपये में वादा किया था वहाँ पे आम का रेट जो है, जो मार्केट रेट हो गया, यहाँ पे देखते हैं मार्केट रेट। मार्केट रेट जो था आम का वो उस दिन हो गया कितने का? वो हो गया ₹100 का। यानी इस साल जो है आम 100 में बिका। पर भाई को क्या पड़ा कि ये जो है ये सारे आम भाई को जो है इस भैया को इसे देने पड़े कितने का? ये सारे इस रेट में इसे देने पड़े। और इसने आम अचार को और महंगा बेचा। इसने जो है इस बार हज़ार हज़ार के अचार के वो बेच दिए। तो इस केस में क्या हुआ, इस अंकल का फ़ायदा हो गया। ये जो भाई साहब है ना, इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। तो ए का नुकसान हो गया, क्योंकि अगर वो इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, तो इस केस में क्या होता, ये 100 रुपये में बेचता है इसको, है ना। लेकिन क्योंकि इन भाई साहब ने इससे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, इन्होंने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो उन्हें 50 रुपये में ही इसे देना पड़ा। तो ये हो गया फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स में हम ये करते हैं कि हमें ऑब्लिगेशन होता है कि देना ही होगा, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे लीगल इश्यूज आ जाते हैं कि मैंने इससे वादा किया और इसने वादा नहीं निभाया, और ये कितने में भी बेच दे उसको, ये इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो आपने आज ये सीखा कि भाई एसेट क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, और उससे डेराइव्ड एसेट क्या होते हैं, चीज़ें कैसे ड्राइव बनाई जाती है। अब हो सकता है अचार ये 100 रुपये का बेचे, मैंगो शेक 220 का बेचे, आम पापड़ 500 का बेचे, आम पन्ना जूस ये 250 रुपये का बेचे, इट्स अप टू हिम। तो इसके ऊपर है कि वो इसको कैसे प्रोसेस करके करता है। तो मैंगो हो गया एक काइंड ऑफ अंडरलाइंग एसेट, और ये इसके डेरिवेटिव हो गए, और ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो है ट्रांजैक्शन होते हैं, और इस पूरे मार्केट को कहा जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। इस पूरे मार्केट को डेरिवेटिव कहा जाता है।
इसमें हमने अभी फ्यूचर के बारे में पढ़ा, अभी हम सीखेंगे ऑप्शंस के बारे में। अभी क्या है कि इसको देना ही पड़ा, यानी इसके पास, यानी ए पार्टी के पास ऑब्लिगेशन था टू सेल इट। अब ये 100 रुपये में नहीं बेच सकता इसको, अदर मार्केट में बेच सकता है बचे हुए आम को, लेकिन जो 100 kg की बात हुई थी और जिस टाइम फ्रेम में बात हुई थी वो इसको देना ही पड़ेगा 50 रुपीज़ में। देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है। अब यहाँ पे वादा किया था इसने कि मैं 100 का दूंगा, और इसने कहा था हाँ मैं 100 में लूँगा और 50 में लूँगा, और इसने 100 kg का वादा किया था, ये इसको देना पड़ा। अब हम सीखेंगे कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में क्या होता है, आप इस वादे को तोड़ भी सकते हो, है ना। फ्यूचर में क्या है कि स्ट्रिक्ट होता है कि भाई देना तो पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में आप इस वादे को ना निभाओ तो भी चलता है। तो इसलिए वहाँ पे बायर्स और सेलर होते हैं। ये सेलर हो गया और यहाँ पे ये बायर था, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम सीखते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। इसको करते हैं डिलीट और नए सिरे से सीखते हैं ऑप्शंस क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि हम लोग ज़मीन खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये एक रोड है, ये रोड है और यहाँ पे एक प्लॉट खाली है, ये वाला, ठीक है। ये वाला प्लॉट है, मान लो कि ये प्लॉट जो है वो पार्टी ए का है, ठीक है। अब ये पार्टी ए जो है वो बड़ी पार्टी है, इन्होंने कहा कि भाई ये प्लॉट हम बेचना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रोकर है, पार्टी ए का प्लॉट है, यहाँ पे एक स्टार है, ये जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। अब इसने भाई को बोला, कॉन्ट्रैक्टर को, कि भाई मेरे को ये प्लॉट बेचना है, अब बता कितने का बेचेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा नहीं करते हैं। इसने बोला कि भाई ये प्लॉट मेरा बिकवा दे, मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं पार्टी ढूंढ के लाता हूँ। इसने क्या किया, 3 बायर्स लेके आया। बायर्स का नाम था मान लो CDEF, ठीक है, EF, ये 3 हमारे पास बायर्स हैं। अब C गया देखने प्लॉट को, यहाँ पे ये गया यहाँ से प्लॉट को देखने। इसने कहा भाई प्लॉट तो बढ़िया है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है। D भी गया देखने के लिए, इसने भी कहा बढ़िया है। E गया देखने के लिए, इसने भी कहा बढ़िया है। F गया देखने के लिए, इसने भी कहा प्लॉट तो बढ़िया है भैया, रोड साइड है, ये है वो है, बढ़िया है, मैं जो है प्लॉट को लेना चाहता हूँ। तो इसने मान लो इस प्लॉट का रेट रखा, इसने प्लॉट का रेट रखा मान लो लगभग 1 लाख रुपीज़ एट द रेट रुपीज़ लाख, 1 लाख का रेट रखा, ठीक है। ये इसका प्राइस है। अब स्ट्राइक प्राइस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो 1 लाख इसने रखा। अब इसने कहा कि भाई ये बंदा आया, इसने कहा कि 1 लाख तो भैया महंगा है, मैं इसको 10,000 में ख़रीदना चाहूँ, मतलब मैं इसको 80 में ख़रीदना चाहूँगा। तो इसने मना कर दिया, नहीं 80 में तो हम नहीं देंगे, ठीक है। D आया, उसने कहा कि भाई 1 लाख का प्लॉट है, मैं 70 में लेना चाहूँगा। इसने कहा नहीं दो। E ने कहा कि अरे यहाँ कुछ नहीं है, 50,000 में दोगे तो ठीक है, वरना बेकार है। F ने कहा कि अरे भाई मेरे पे पैसे ही नहीं है, 10-20 हज़ार में दे दो, बढ़िया है। तो भाई 1 लाख के रेट में 1 लाख रुपए गज में ये प्लॉट नहीं बिक रहा है। तो A थोड़ा परेशान हो गया। तो A ने क्या करी, A ने चालाकी क्या करी, वो आया एक नया चीज़ लेकर के। उसने कहा, उसने इसको कान में बताया कि ऐसे ऐसे ना, ऐसा ऐसा कर। तो अब ये गया इसके पास कि भैया बात यह है कि यहाँ पे ना एक न्यूज़ आई है, टीवी चल रही थी, टीवी पे न्यूज़ आई कि भाई मोदी जी जब बनेंगे तो ये रोड जो है पक्का हो जाएगा। तो C ने कहा अरे यार, C सोच में आ गया, आज 1 लाख का ले लूँ, कल जो है ये 2 लाख का हो जाएगा। D ने कहा हो सकता है, D को इसने बताया, इसने C को बताया कि यहाँ पे न्यूज़ है। इसने D को इसने C को बताया कि भाई यहाँ पे ना रोड पक्का होने वाला है। तो इसने सोचा कि 2 लाख में बिक जाएगा। इसने फिर D को बताया कि भाई यहाँ पे ना
यहाँ पे ना पेड़ लगने वाले हैं, नाला बनने वाला है, तो ये जितना भी कूड़ा कचरा है वो हट जाएगा। तो इसने कहा कि हाँ भाई 1 लाख का 3 लाख में हो जाएगा, आगे चल के रेट बढ़ जाएगा। इसने ई को बोला कि भाई यहाँ पे ना ऐसा ऐसा होने वाला है, यहाँ पे एक फैक्ट्री बनने वाली है। इसने सोचा यार 1 लाख का प्लॉट है, 5 लाख का हो जाएगा। और फिर इसने इसको बताया कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है। इसने कहा अरे 1 लाख का ले लूँ तो 10 लाख का हो जाएगा। तो सबको इसने हवा दे दी, सबको इसने बोला कि ये होने वाला है। तो इसने कहा भैया मैं इसको ऐसा करो, मैं ख़रीद तो नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप ऐसा करो मैं आपको इसका बयाना दे देता हूँ, मैं 3 महीने बाद इसको ख़रीद लूँगा। तो 3 महीने बाद जो है ना, अगर हम 3 मंथ देखें तो 3 मंथ इसका टाइम फ्रेम हो गया, 3 मंथ इसका टाइम फ्रेम हो गया। और ये कितना बयाना देने को तैयार है? इसने कहा कि भैया मैं 10,000 बयाना देता हूँ। और इसी तरह इसने कहा कि मैं भी 10,000 बयाना दे दूंगा। इसने भी बोला 10,000 बयाना, इसने भी बोला 10,000 बयाना। अब ये इसके पास एक के पास आया, भैया लोग तो तैयार है लेने को, लेकिन 10,000 बयाना दे रहे हैं। तो इसने क्या किया, कहा ठीक है चलो, सी ने कहा। अब इसने स्टार ने क्या कहा कि भाई सी तो 10,000 दे रहा है, लेकिन डी तो इसको 15,000 में लेने वाला है। तो उसने कहा अरे 15,000 में, इसने कैंसिल कर दिया, इसने कहा मैं नहीं ले रहा। तो अब इसका रेट जो है 15,000 हो गया, है ना, बयाने का रेट 15 के हो गया। इसने कहा अरे 15,000 में उसे क्या दोगे भाई, ऐसा करो मैं तुम्हें 20,000 देता हूँ, 20 के में प्लॉट मेरे नाम कर दो। क्योंकि इसको क्या पता था कि यहाँ पे जो है फैक्ट्री लगने वाली है। इसने उसी चीज़ को सोचा कि 20,000 दे देता हूँ, 20,000 में प्लॉट धीरे धीरे चुका देंगे भाई, क्या दिक्कत है, 1 लाख ही तो देना है। इसने कहा कि अरे 1 लाख का 10 लाख होने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है, सब कुछ होने वाला है। इसने कहा कितने में दे रहे हो? अरे वो तो 20,000 दे रहा है, तुम कितना दोगे? इसने कहा मैं 30,000 दूंगा, 30 के दूंगा। अब बताओ 30 के में ये इन्होंने इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया इस भाई साहब से कि भाई 30 के में डील हो गई कि 30,000 में जो है ये प्लॉट, ये अभी 30,000 ये दे देगा, और जब प्लॉट जो है 3 महीने बाद ये पूरी पेमेंट करके प्लॉट ले जाएगा। तो अब ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को कि अंडरलाइंग एसेट जो प्लॉट है हमारा, जो ये प्लॉट है ये वहीं पे है, ठीक है। अब 1 महीना बीत गया, 30,000 भाई ने दे दिए थे, 30 के दे दिए थे। अब प्लॉट की न्यूज ये आ गई कि भैया मोदी जी तो जीत नहीं रहे हैं, और यहाँ पे जो रोड था वो ऐसा ही रहेगा, ऊपर से कोई और बन गया है, ऊपर से यहाँ पे कोई और बन गया है नेता वेता इधर उधर का, जिसने और भी यहाँ का काम खराब कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि भैया 30,000 मुझे प्लॉट लेना ही नहीं है ना। जो डी वाला था, डी ने ए को बोला मुझे प्लॉट नहीं चाहिए। तो ये कहता है ठीक है, स्टार जो था यहाँ पे एजेंट कहता है चलो ठीक है मत लो, तो भैया बयाना वापस कर दो। तो उसने कहा कि भैया बयाना तो वापस नहीं होगा। तो ये 30,000 जो प्रीमियम होता है ना, टोकन होता है, ये वापस नहीं होता है, यानी ये इसके लॉस हो गया, जीरो हो गया इस केस में। क्यों? क्योंकि इसने ये ऑब्लिगेशन नहीं था कि ये लेना ही पड़ेगा। इस केस में इसका जो बयाना था वो ख़त्म हो गया, यानी वो बयाना इसको कभी भी वापस नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा, यानी आउट ऑफ द मनी हो गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई उसका। इसका जो ऑब्लिगेशन था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में यही साइन होता है कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। आप जब ज़मीन खरीदने जाते हो, अगर आपने बयाना किसी को दे दिया तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि आप उस प्रॉपर्टी को ले ही लें। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है ए उठाता है। ए कौन है? ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन सेलर ये क्या करता है, ये हर साल एक यही काम करता है, हर साल लोगों को यही बेवकूफ़ बनाता है। ये कहता है कि भैया ये रोड दिखाता है, कहता है इस रोड पे काम होने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है, या फिर यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, या यहाँ पे फैक्ट्री लगने वाली है, किराए पे मकान हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारी न्यूज़, ये अफवाह फैला फैला के ये क्या करता है, लोगों से 30,000 40,000 50,000 जो है वो टोकन खाता रहता है। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग। तो जो ये थे ना जो यहाँ पे जो यहाँ पे बी सी और डी थे, ये थे बायर्स, और ये है ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन बायर जो है, बायर के प्रीमियम जो वो टोकन मनी देता है,
वो अंत में जीरो हो जाता है और उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है कि वो मतलब उसको ये प्लॉट लेना ही पड़ेगा। अगर न्यूज़ नहीं आती है या न्यूज़ फेल हो जाती है तो देर इज़ नो ऑब्लिगेशन। और ए को ये फ़ायदा होता है कि उसको जो है ये 30,000 40,000 50,000 खाने का मौका मिल जाता है और बार बार वो इस न्यूज़ का या इस अंडरलाइंग एसेट के जो आगे पीछे की चीज़ें होती है उसके ऊपर वो पैसा खाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। आई थिंक ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि ऐसा होता है मार्केट में। तो एक बार देखते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन क्या कहती है, अब आपको समझ में आएगा। ऑप्शंस आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट गिव्स बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा ना कि ये जो प्लॉट था, इस प्लॉट का राइट तो था उसके पास, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं था कि तुझे लेना ही पड़ेगा। जैसा कि पहले आपने देखा मैंगो के टर्म्स में कि उसको मैंगो बेचना ही पड़ा और इसको मैंगो लेना ही पड़ा। तो इस केस में यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आप जब बयाना देते हो किसी को तो आपका सिर्फ बयाना जीरो हो जाता है, टोकन मनी मतलब वापस नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 10 लाख दे करके प्लॉट को खरीदना होगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं रहती। तो टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एग्रीड अपॉन द प्राइस एंड डेट। अब आप देखो कि यहाँ पे 3 महीने का टाइम भी था कि 3 महीने तक उसने वादा किया था ना कि 3 मंथ में मैं आपको पैसे पूरे चुका दूंगा, तब तक आप ये 30,000 रखो। तो ये 30,000 प्रीमियम के ऊपर इसने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि 3 महीने बाद आपको मैं पूरा पैसा चुका दूंगा, यानी पूरे 1 लाख रुपए आपको चुका दूंगा इस प्लॉट के। ठीक है, किस लालच में किया था कि 1 लाख का जब मैं लूँगा तो ये 10 हो जाएंगे, है ना, 10 लाख हो जाएंगे और जब 10 लाख हो जाएंगे तो मैं बेच दूंगा। तो ये इसकी मंशा थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है मोदी जी बन जाते प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पे मतलब एयरपोर्ट बन जाता, तो ज़रूरी थोड़ी है ये प्लॉट 1 लाख का ही बिकेगा। ये प्लॉट 10 लाख का भी बिक सकता है, हो सकता है 1 करोड़ का बिके आगे आने वाले समय में। तो समटाइम्स ऑप्शन बायर कैन बी राइट बट इफ़ ऑप्शन बायर इज़ रॉन्ग, उसके कितने गए, सिर्फ 30,000 गए। लेकिन अगर सोचो ऑप्शन सेलर क्या है, यहाँ पे अगर ये लग जाए कि भाई ये प्लॉट इलीगल है, तो ऑप्शन सेलर जो होता है उसका पूरा लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, सेलर के पूरे 1 लाख रुपए जो हैं, 1 लाख जो हैं वो जीरो हो जाएंगे अगर ये प्लॉट इलीगल हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलर थोड़ा सा रिस्की होता है, ऑप्शन बायर उससे भी ज़्यादा रिस्की होता है। यानी रिस्क दोनों के साइड है, ऑप्शन सेलर के साइड भी है और बायर के साइड भी है। तो हमें दोनों तरफ से इस चीज़ को समझना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस फ्रॉम द बेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस। तो देखिए ऑप्शंस के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट है, ये प्राइस है। ठीक है, अभी ये प्राइस चल रहा है, ये वाला जो एरिया है ये कॉल का है और ये है पुट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की साइड जाने वाली है और अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे की साइड जाने वाली होती है, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाय करते हैं। यहाँ पे आप पुट ऑप्शंस को बाय करते हैं और यहाँ पे आप कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजीज इनकम एंड स्पेकुलेशन। अच्छा, स्पेकुलेशन और ये जो है ना स्पेकुलेशन के बेस पे होता है सारा कुछ, कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर आपको लगता है इस प्राइस से, यानी यहाँ पे अभी प्राइस चल रही है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो आप कॉल पे वेट लगाते हैं कि भाई कॉल ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं, और अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाली है तो पुट ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं। इससे ये होता है कि पुट के प्राइजेस जो हैं, पुट के प्राइजेस ऊपर बढ़ जाते हैं और कॉल के प्राइजेस गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉल और पुट। ये डिपेंड करता है आपके इंडेक्स या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के प्राइस के अप या डाउन जाने के
प्रोबेबिलिटी पे कह सकते हैं ना, और इसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, हर ऑप्शन का एक टाइम फ्रेम होता है। इसी टाइम फ्रेम के बीच जो है आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और उसके ऊपर ही आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्लॉट में देखा था 3 महीने का था, 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम था। 3 मंथ में ऑब्लिगेशन होता है कि उसको पैसे चुकाने होते हैं, अगर नहीं भी चुकाएगा तो उसके जो उसके हिसाब से क्या कहते हैं, उसका जो टोकन मनी होता है वो वापस नहीं मिलता उसका, यानी आपको बयाना वापस नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कॉल है, ऑप्शन है, और ये ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, इसी बेस पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग कैन बी यूज फॉर, ये सब आप पढ़ लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट टाइम हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑप्शन को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और ऑप्शंस के अंदर टाइप्स और कॉल पुट ये सब के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। आगे हम उसके बारे में ऑप्शंस के डेल्टास के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं ना, ऑप्शन ग्रीक्स होता है यहाँ पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको अभी तक में इतना समझ आया होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, और ऑप्शंस को हम कैसे जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं सीखने और समझने के लिए। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ऑप्शंस वगैरह क्या होते हैं, कैसे ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे सोच क्या है, ये कहाँ से पैदा हुआ। ठीक है, तो ठीक है, अभी इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे जिसमें हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वेगा, रो, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली यूज़ करेंगे कि इसको इस्तेमाल करके हम पैसा कैसे बना सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं सीखेंगे। और अगर आपको सीखना है तो आप इस यहाँ पे इन्वेस्टोपीडिया पे आके आप इसके एक्चुअल एकेडमिक डेफिनेशंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप थोड़ा सा लाइक वगैरह शेयर वगैरह कीजिएगा, और अगर ख़राब लगी हो तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, और क्या अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि आपको मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग लगा होगा, और अगर उसमें कोई कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और भी नई नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।